नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया जाए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर विद्यार्थियों में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें काफी उहापोह की स्थिति रहता है, काफी भ्रम की स्थिति में रहते हैं और सही सलाह के अभाव में कहीं से मिसगाइड होके या कहीं से किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो किसी ऐसे सब्जेक्ट को रख लेते हैं जिसमें ना तो उनकी समझ होती है और ना ही उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई होता है और ना ही उसकी वो तैयारी कर पाते हैं, जिसके कारण से मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग में इसका प्रभाव पड़ता है और विद्यार्थियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरा मानना है और यह देखने को भी मिला है कि अगर आप एक सही ऑप्शनल का चुनाव कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आधी सफलता वहीं तय हो जाती है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो महत्व है वो सिविल सेवा परीक्षाओं में काफी अधिक है। अगर बीपीएससी के लिहाज से देखें तो कुल मिला के मुख्य परीक्षा 1000 अंकों का होता है, जिनमें से 100 नंबर हिंदी का जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो शेष बचे 900 नंबर में से 600 नंबर जीएस का होता है और 300 नंबर ऑप्शनल का होता है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो लगभग 33% जो मार्क्स है वो हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट से आते हैं। तो इस कारण से अगर ये 33% मार्क्स को हम बढ़िया ऑप्शनल चयन करके और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो फिर और जीएस की अगर अच्छी तैयारी है हमारी तो कुल मिला के हमारी सफलता तय हो जाती है। परंतु ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे रखा जाए, कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए, किसकी तैयारी कम समय में अच्छे ढंग से हो जाएगी, किसके प्रश्न बीपीएससी में बेहतर रूप से पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, कौन सा सब्जेक्ट समझने में आसान होता है, इस प्रकार के तमाम ऐसे प्रश्नों के बादल विद्यार्थियों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और इसका जवाब सही जगह से नहीं मिल पाता है। तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको देंगे जो एक विद्यार्थी को ऑप्शनल विषय के चुनाव के समय में उसके मन में उठता है। अब तो बीपीएससी में यह प्रावधान हो गया कि पीटी परीक्षा का फॉर्म भरते समय ही आपको एक ऑप्शनल चुनाव करना पड़ेगा। पहले की बात और थी, पहले पीटी परीक्षा पास करने के बाद 2 ऑप्शनल का चुनाव करना पड़ता था। अब एक ही ऑप्शनल है जिसको कि आपको पीटी परीक्षा का फॉर्म भरते समय ही चुनना पड़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी कॉलेज से पास आउट होके आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है बीपीएससी पीटी का फॉर्म भरते समय अभी उनका ध्यान पीटी पर फोकस होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का तैयारी कैसे किया जाए। उस समय वो भली भांति तरीके से समझ नहीं पाते हैं और किसी टीचर के कहने पर या फिर किसी अपने कलीग्स या सहपाठी के कहने पर वो विषय को रख लेते हैं और बाद में उसे लगता है कि ये विषय हमारे लिए सही नहीं था, जिसके कारण उनका फिर एक अटेम्प्ट बर्बाद होता है, एक साल बर्बाद होता है। और कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि अगर आपने सब कुछ सही संयोजन कर लिया तो पहली बार में आपका सिलेक्शन हो गया, और अगर पहली बार नहीं हुआ तो कभी कभी 2-3 बार लटकना पड़ता है विद्यार्थियों को। इसलिए हमारी रणनीति होनी चाहिए कि पीटी परीक्षा के साथ साथ जब हम फॉर्म भर रहे हैं बीपीएससी का तो सही तरीके से ऑप्शनल के बारे में गाइडेंस प्राप्त कर लें कि कौन सा ऑप्शनल रखा जाए जो हमारे लिए बेहतर होगा, और उसके बाद ही ऑप्शनल को रखा जाए। क्योंकि बीपीएससी का परीक्षाओं का फॉर्म भरने का दौर अभी जारी है, ऐसे में मैंने उचित समझा कि विद्यार्थियों को यह गाइडेंस किया जाए कि हम ऑप्शनल पेपर का चुनाव कैसे करें। तो आइए आज का हमारा जो विषय है बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, यानी वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। तो एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनाव हेतु कुछ टिप्स हम आपको देना चाहेंगे और उस टिप्स के माध्यम से आप पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। तो इसको हमने कुछ भाग में डिवाइड किया है। कुल मिला के 7 तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब आप किसी एक ऑप्शनल का चुनाव करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शनल है, कुल मिला के 34 ऑप्शनल बीपीएससी में होते हैं और उनमें से कुछ तो
लैंग्वेज का पेपर होते हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो और भी अधिक हो जाता है। तो उनमें से हमें कौन सा ऑप्शनल के रूप में चुनाव करना है, इसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स पर अपने आप को कसना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम फिट कहां बैठते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा होगा। इसके लिए हमने 7 पैरामीटर्स रखा है और इन तथ्यों के आधार पर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से या आश्वस्त हो जाएंगे और देखेंगे आपके जो डिसीजन है, जो आपका मन मस्तिष्क का डिसीजन है जो पेंडिंग है और उस पर जो भ्रम के बादल छाए हुए हैं वो छटते नजर आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अगर आप अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शनल चुनाव के लिए हमारा पहला जो सलाह रहेगा कि आप ऑप्शनल का चुनाव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने स्नातक के जो विषय हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, उसके बारे में जरूर विचार कीजिए। क्योंकि स्नातक स्तर पर जिस विषय को आपने पढ़ा है, चाहे वो ऑनर्स का सब्जेक्ट हो या फिर सब्सिडरी का सब्जेक्ट, तो स्नातक स्तर पर पढ़े गए विषयों को यदि आप ऑप्शनल बीपीएससी में ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं तो आपके लिए समझिए कि आधी रास्ता पहले से तय की हुई है। आप उस विषय को चुन लिए हैं जिसके बारे में आपने कॉलेज में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है और कम से कम उसके बारे में आपको एलिमेंट्री आइडिया तो है, जो सुपरफिशियल नॉलेज है वो आपको है। आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा कि इस विषय में क्या इसका सिलेबस है, इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा कहां तक है, कैसे इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो इन सारे सवालों से आप बच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मेरा सलाह रहेगा कि स्नातक स्तर के विषय को ही आप ऑप्शनल के रूप में रखिए। दूसरा ध्यान यह देना है कि अगर स्नातक स्तर में कोई ऐसा विषय आपका रहा है जो बीपीएससी द्वारा जो सूचीबद्ध विषय है उनके लिस्ट में है ही नहीं, या फिर आप जो सब्जेक्ट स्नातक स्तर पर पढ़े हैं उसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में बीपीएससी में रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी फिजिक्स में ऑनर्स है, अब वो फिजिक्स रखना नहीं चाहता है। कोई विद्यार्थी बायोटेक्नोलॉजी में ऑनर्स किया है, उसको रखना नहीं चाहता है। कोई विद्यार्थी कॉमर्स ग्रेजुएट है, उसको नहीं रखना, वो अपना कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं रखना चाहता है। कोई बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन किया है, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री किया है। तो ऐसे लोगों को दूसरा यह ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में स्नातक का विषय नहीं चुन रहे हैं तो आप देखिए कि इंटर स्तर पर कौन सा विषय पढ़े हैं। और इंटर स्तर पर 10+2 लेवल पर अगर किसी विषय को आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पर अन्य विषयों की अपेक्षा उसमें आपको ज्यादा नॉलेज होगा और उस विषय में पकड़ बनाने में आपको अधिक समय नहीं लगेगा और आसानी से फिर उसको उसकी जो विषय वस्तु है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसको समझते चले जाएंगे। इस संदर्भ में हमारा तीसरा यह रहेगा कि अगर यह भी मैच नहीं खा रहा है, अब साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े और उसको आप ऑप्शनल के रूप में नहीं रखना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका साइंस में था, उसके बाद आप कॉमर्स ले लिए या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री ले लिए या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिए और उन सारे विषयों को आप जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको आप रखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि स्कूली दिनों में जब हम 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो हमें कौन सा विषय पढ़ने में सबसे अधिक आनंद आता। कई बार होता है कि हमारी हसरतें अधूरी रह जाती हैं। हमें किसी विषय को पढ़ने में स्कूली दिनों में काफी आनंद आता था, परंतु कई हमारे लक्ष्य बाद में बदल गए या माता पिता के दबाव में, गार्जियन के दबाव में या जो वर्तमान में जो ट्रेंड चलता है सोसाइटी का उसके इन्फ्लुएंस में आकर हमने दूसरा सब्जेक्ट को रख लिया। जैसे कि मैं अपनी ही बात करता हूं तो स्कूली दिनों में मुझे भूगोल पढ़ने में काफी आनंद आता था, परंतु अब मेडिकल की तैयारी करना था, इस वजह से हमें साइंस लेना पड़ा। तो वो जो आपकी जो चाहत है, जो हसरत है, वो अधूरी रह गई। तो अगर उस सब्जेक्ट को आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो भूली बिसरी हुई चीजें हैं जिसको कि आप पूरा नहीं कर पाए थे टीनेजर्स पीरियड में, और टीनेजर्स पीरियड की जो यादें होती है वो काफी आनंददायक होता है।
और उसको आप सब्जेक्ट के रूप में चुनते हैं तो इससे क्या होगा कि यह विषय रुचिकर भी होगा, इसमें आपको आनंद भी आएगा पढ़ने में और लगेगा कि हम कोई अधूरा कार्य जो हमें बचपन में छोड़ दिए थे, छूट गया था हमसे, तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल के विषय को नहीं रखना चाहते हैं तो आपको यहां ध्यान देना चाहिए कि हम स्कूली दिनों में हाई स्कूल लेवल पर जो विषय का अध्ययन करते थे, जिसमें हमको आनंद ज्यादा आता था, जिसको हम अधिक पढ़ते थे, जिसमें हमारे नंबर्स अधिक आते थे, तो ऐसे सब्जेक्ट को चुनना श्रेयस्कर होगा। उसके बाद इस संदर्भ में हमारा चौथा सलाह यह रहेगा कि सब्जेक्ट ऐसा चुने जो रुचिकर हो और बोधगम्य हो। रुचिकर का मतलब जो आपको पढ़ने में आनंदित लगे, जिस विषय को आप पढ़ने लगे तो छोड़ने का मन नहीं करे, आप उसकी विषय वस्तु की गहराई में डूबते चले जाएं। जैसे किसी कहानी को अगर हम पढ़ते हैं, किसी उपन्यास या कहानी को पढ़ते हैं, तो उसकी किरदारों में हम इस कदर खो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि उस कहानी का हम भी एक भाग हैं। तो इस तरह से अगर कोई सब्जेक्ट है जो रुचिकर है और जो बोधगम्य है, बोधगम्य तो आसानी से समझ में आने वाला। अब है क्या कि आप कोई विषय ऐसा रख लिए जिसमें बहुत सारे जटिल फार्मूला है, उसकी कई सारे थ्योरी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे सारे विषय अंततः जाके बोझिल हो जाता है और हमें क्या करना पड़ता है, अगर उसका कंसेप्ट नहीं समझे तो फिर हमें रटना पड़ता है। और रट कर परीक्षा, आप कितना प्रश्न को रटेंगे, तो रट कर परीक्षा पास करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे तो आजकल रट्टा मार जमाना है, लोग आईएएस भी बन जाते हैं रट कर। तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि जिस विषय को हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनने जा रहे हैं वो रुचिकर हो और बोधगम्य हो, आसानी से समझ में आने वाला हो और उस विषय को पढ़ने में हमें आनंद आता हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए हमारा पांचवा सलाह यह रहेगा कि ऐसा सब्जेक्ट को चुने जो आपकी भाषा में, जैसे कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं, तो अपनी भाषा में, अपनी मीडियम में आसानी से पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो। अब ऐसा नहीं कि आप विषय रख लिए साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, अब उसका आप मटेरियल खोज रहे हैं तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे सब्जेक्ट भी बोझ हो जाते हैं। हाँ, अगर साइकोलॉजी में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए आसान होगा, परंतु अगर दूसरे स्ट्रीम का विद्यार्थी ऐसे सब्जेक्ट को रख लेता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। अब आप मैथिली साहित्य, पाली साहित्य रख लिए और जिसका मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन सब विषयों का मटेरियल आपको या पटना में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, आप किसी गांव में रहकर तैयारी करते हैं या जिला मुख्यालय में रहकर तैयारी करते हैं, तो वहां पर आपको अपनी भाषा में पाठ्य पुस्तकें और जो भी सामग्री है, नोट्स वगैरह, वो उपलब्ध होना चाहिए। पाठ्य सामग्री से भी ज्यादा जो प्रभावकारी होता है वो नोट्स होता है, किसी विद्यार्थी के द्वारा बनाया गया नोट्स या कोचिंग के नोट्स। तो वो नोट्स क्या है कि हमें एक रोड मैप प्रदान करता है। हालांकि किताब तो पढ़ना ही चाहिए, किताब आपको निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कहीं से आपको नोट्स मिलता है तो नोट्स क्या है कि हमारी तैयारी को एक रोड मैप प्रदान करता है कि हमको इन सब चीजों को पढ़ना है। तो पाठ्य सामग्री अपनी भाषा में उपलब्ध होना चाहिए। इस संदर्भ में हमारा छठा सलाह यह रहेगा कि ऐसा सब्जेक्ट को लें जिसमें आपको आसानी से मार्गदर्शन मिल जाने की संभावना हो। चाहे वो मार्गदर्शन आपके घर में आपके जो अग्रज हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे मिल जाए, आपको अपने सीनियर्स से मिल जाए, अपने दोस्तों से मिल जाए, या फिर शिक्षक से मिल जाए, या कोचिंग संस्थानों से मिल जाए, जहां से भी मार्गदर्शन जरूर चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी पेचीदगियों को हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर अगर समझ भी जाते हैं तो उसको कैसे डील किया जाए, कैसे उसको लिखा जाए। और पुस्तक में तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उनमें से हम कितना छांट कर, और जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है बीपीएससी में या यूपीएससी में, उस प्रश्न के हिसाब से हम कैसे अपने नोट्स बनाएं। तो इन सब चीजों के लिए मार्गदर्शन बहुत अहम होता है, और मार्गदर्शन की भूमिका हमेशा से रही है, प्राचीन काल से भी और आधुनिक काल में। आज हम कितना भी तकनीकी रूप से सक्षम क्यों ना हो जाएं, परंतु एक शिक्षक की, एक गुरु की जो भूमिका है वो हमारे जीवन में हमेशा रहेगा।
चाहे वो गुरु कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि आप कोचिंग संस्थान में जाएं, आपके घर में ही अगर मिल जा रहा है, आपके बड़े भाई बहन कर देते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, आपके मित्र कर देते हैं उससे भी काम हो जाएगा, आप अपने सीनियर की मदद लेते हैं उससे काम हो जाएगा। तो ये मार्गदर्शन जरूर है। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट को ना रख लें हार्ड एंड फास्ट, जिसका रूल हो, रॉकेट साइंस वाला हो, जिनको कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और कोई उसको बताने वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वही रटने वाली कहानी हो जाएगी। और कितना क्वेश्चन को रटेंगे, सिलेबस तो काफी लंबा चौड़ा होता है। तो इसलिए ऐसे विषय को रखें जहां जिस विषय में हमें मार्गदर्शन मिलने की पूरी संभावना हो। सातवां और अंतिम सलाह हमारा यह रहेगा कि एक बार यह जरूर देख लेना चाहिए कि किस विषय का स्कोरिंग ठीक है। वैसे तो स्कोरिंग कोई पेपर होता नहीं है, आप जिस पेपर को पढ़ेंगे, बढ़िया से लिखेंगे, वही स्कोरिंग हो जाता है। परंतु क्या है कि अगर बीपीएससी की जो ट्रेंड एनालिसिस करें सक्सेस रेट पर, तो इसमें यह देखने को मिला है कि कुछ विषयों में नंबर अधिक आते हैं। अब क्यों आते हैं, हो सकता है कि उसमें उस विषय को रखने वाले सभी विद्यार्थी तेज तर्रार होते हों, या फिर जो कॉपी जांचने वाले जो एग्जामिनर हैं उनका एक खास नजरिया होता हो, या इन विषयों को आसानी से लोग तैयार कर लेते हो, इनकी मटेरियल सर्वत्र उपलब्ध हो और विद्यार्थी को कोई कठिनाई नहीं होता हो, कोई भी कारण हो। लेकिन यह देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे 4-5 सब्जेक्ट हैं तो उसको काफी स्कोरिंग माना जाता है, और उस विषय को रखने के बाद विद्यार्थी सफल हो या ना हो, लेकिन उस सब्जेक्ट में नंबर काफी ज्यादा उठता है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस जरूरी है कि हम देख लें कि कौन सा सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है और किसमें अधिक लोग उस विषय को रखकर सफल हो रहे हैं। तो ये एक, हालांकि ये सबसे अंतिम है, आप कोई भी सब्जेक्ट रखेंगे वही स्कोरिंग हो सकता है अगर आप अच्छी से मेहनत करेंगे, अच्छी से लिखेंगे। परंतु इसको भी मैंने इसलिए रखा है कि आप एक बार विश्लेषण जरूर कर ले कि जो हम विषय रखने जा रहे हैं बीपीएससी में उसका क्या रैंकिंग है, किस तरह से वो स्कोरिंग है, नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, और इसमें कैंडिडेट्स जो लड़के हैं वो सफल होते हैं या नहीं होते। ये बहुत जरूरी चीज है। तो इन 7 जो टिप्स है, इन 7 टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप यदि ऑप्शनल का चुनाव करते हैं, इस पैरामीटर्स पर अपने आप को कसते हुए, तो निश्चित तौर पर आप सही ऑप्शनल का चुनाव करेंगे और जो आपको बीपीएससी में सफलता की राह दिखाएगी, यूपीएससी में सफलता की राह दिखाएगी। और अगर सारा संयोजन ठीक रहा तो पहली बार में आपका ऑफिसर बनने का सपना साकार हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक तो हमने बताया कि किस पैरामीटर के आधार पर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनाव कर सकते हैं, कौन कौन से तथ्यों को ध्यान में रखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने में। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, तो यहां हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, कुछ डोंट्स। डोंट्स मतलब नहीं करना चाहिए। तो आंख मूंद कर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं रख लेना है। आप सब्जेक्ट को देखिए, समझिए, उसके जो बुक, जो पाठ्य पुस्तक है उसको देखिए, अपने सीनियर से राय लीजिए, और बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-4-5 साल का क्वेश्चन जो है लेकर उसको देखिए कि ये क्वेश्चन अगर अभी हमसे पूछा जाता तो हम इसमें कितना लिख पाते हैं। अपने आप को उसमें एनालिसिस कीजिए। तो आंख मूंद कर नहीं रखना है, सिर्फ दूसरों के सलाह पर नहीं रखना है, इवन कि मेरा भी सलाह मत मानिए, क्योंकि इस सृष्टि में आप आए हैं, प्रकृति ने आपको बिल्कुल अद्भुत बनाया है, यूनिक बनाया है। तो निश्चित तौर पर सोचने समझने की जो शक्ति है आप में हमसे भी ज्यादा हो सकता है या मेरे बराबर हो सकता है। तो अपना डिसीजन जरूर लेना चाहिए। किसी दोस्त के कहने पर, या आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग भी सलाह देने लगे हैं जिन्होंने कभी बीपीएससी का पीटी नहीं निकाला है या फिर बीपीएससी का बी नहीं जानता है, तो वैसे लोग भी सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? तो एलएसडब्ल्यू रख लो, सबसे छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, एलएसडब्ल्यू अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन आप सिर्फ दूसरों के कहने पर यह मत जाइए कि हम एलएसडब्ल्यू रख लेते हैं। कोचिंग संस्थान में आप जब जाएंगे तो वहां भी आपको प्रभावित करने का कोशिश करेगा। हर कोचिंग संस्थान में 2-3 विषयों की मेजॉरिटी होता है। जो उस कोचिंग संस्थान के हेड होते हैं या टीचर होते हैं जिस विषय को पढ़ाते हैं, तो वो चाहते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी जो है उसी सब्जेक्ट को चूज कर ले। तो ये नहीं करना है। निश्चित तौर पर वो अच्छा पढ़ाते होंगे उस विषय में, क्योंकि काफी दिन से पढ़ा रहे हैं और उनमें
बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर उसमें काफ़ी स्टूडेंट होंगे, वो सर जो शिक्षक हैं वो अच्छा पढ़ाते होंगे, परंतु हमें अपने ऊपर देखना है कि हमारे लिए कौन सा फिट होगा। नेक्स्ट है सुनी सुनाई बातों पर नहीं। कोई कहेगा कि आप ज्योग्राफी रख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा नंबर आता है, हिंदी साहित्य रख लीजिए, बहुत अच्छा नंबर आता है, ठीक है। अब नंबर अच्छा आता है या नहीं आता है ये तो हम विश्लेषण करने के बाद देखेंगे, उसको तर्क की कसौटी पर कसेंगे, उस पर थोड़ा सा हम कार्य करेंगे, हम कई लोगों से पूछताछ करेंगे, हम खुद भी देखेंगे और तब जाके सुनी सुनाई बातों पर, क्योंकि सुनी सुनाई बातें जो है उनमें से 70 से 80% झूठ होता है, 20 से 25% ही उसमें सत्यता होती है। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी छोटा सिलेबस देखकर सब्जेक्ट को रख लेते हैं। छोटा सिलेबस देखने में भले लगे परंतु उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, और हो सकता है कि छोटा सिलेबस देखकर आप किसी अनजान विषय को रख लिए जिसको कि आप कभी पढ़े ही नहीं है, तो यह भी आपके लिए घातक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अपने अहम की तुष्टि के लिए भी लोग रखते हैं कि मैं इतिहास ऑनर्स हूं, इतिहास में मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, हमसे ज्यादा कौन जानता है। तो यह भी नहीं करना है। अहम की तुष्टि के लिए आप देखिए, आप ईमानदारी से अपने आप को परखिए, अपने आप को उस कसौटी पर कसिए और देखिए कि क्या इतिहास हमारे लिए लेना सही रहेगा, क्या ये जस्टिस होगा। इतिहास को यदि हम लेते हैं तो उसके प्रश्नों को हम लिख पाएंगे, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएट हैं तो देखिए कि ज्योग्राफी में आपने अच्छी ढंग से पढ़ाई किया है, आपको विषय पर पकड़ है तो जरूर रखिए, परंतु क्या है कि अहम की तुष्टि के लिए नहीं कि मैं जब रखूंगा। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कॉमर्स के विद्यार्थी, तो कॉमर्स के पेपर रखते हैं, उसमें लगता है कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है तो हम इसको रखेंगे। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग का पेपर रख लेते हैं, या कोई साइंस वाले केमिस्ट्री रख लेते हैं, फिजिक्स रख लेते हैं, और होता यह है कि उसमें अच्छी पकड़ नहीं होने के कारण फिर उन्हें मुश्किलें होती हैं। तो अहम की तुष्टि के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि हम साइंस का विद्यार्थी हैं तो साइंस सब्जेक्ट ही रखेंगे, नहीं। आपको बीपीएससी में पास होना है, ऑफिसर बनना है, तो ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सही होगा, कौन सा सब्जेक्ट में सफलता हमको मिल सकती है, उसको करना है। और 1-2 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी नहीं करना है कि पिछले साल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे लोग पास हो गए हैं तो चलो एंथ्रोपोलॉजी रख लेते हैं, पिछले साल हिंदी साहित्य में अच्छा नंबर दिया तो इस बार भी देगा। ऐसा कतई नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि पिछले बार हिंदी साहित्य में अच्छा नंबर दिया, इस बार नहीं दे। इसलिए इन सब चीजों को देखना ही नहीं है। आप ये देखिए कि मैं किस विषय में अच्छा कर सकता हूं, और उसके आधार पर आप विषय का चयन कीजिए। एक बात आप जान लीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता पाने के लिए हमें सही दिशा में सच्ची लगन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम का कोई विकल्प भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो सफलता, यहां पर हमने एक पिक्चर लगाया है कि हमारी जो सक्सेस यहां दिख रही है, समुद्र में उठा हुआ पहाड़, तो ये जितना ऊंचा है इससे कहीं 4 गुना इसके पीछे जो है इसका फाउंडेशन है, ये शो कर रहा है। ये जो सक्सेस, एक लाइन का सक्सेस दिख रहा है, ये सक्सेस कि अगर नीचे हम जाएंगे, उसके तल में जाएंगे, उसकी बुनियाद में जाएंगे, उसके फाउंडेशन में देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा। आपको हार्डवर्क मिलेगा, कठिन परिश्रम, फिर मिलेगा परसिस्टेंस, लेट नाइट तक जगकर पढ़ना, बहुत बार आप रिजेक्ट किए गए हैं, अपनी खुशियों को बलि चढ़ाए हैं, आप हमेशा अनुशासन में रहे हैं, आपका लगातार आलोचना हुआ है, आप हमेशा डाउट्स में रहे हैं, आप कई बार फेलियर हुए हैं, और कई बार आप रिस्क उठाए हैं। तो इतने सारे जो पिलर्स हैं उस पर सफलता की मंजिल जो है खड़ी होती है। इसलिए सही दिशा में निरंतर और सतत प्रयास करने से, कठिन परिश्रम करने से और बार बार करने से सफलता मिलती है। तो अब आइए कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसको रखकर हम सफलता के बेहद करीब जा सकते हैं, बल्कि उसे अचीव भी कर सकते हैं। इस कड़ी में हमने 7-8 विषयों को शॉर्टलिस्टेड किया है, और उसको सीरियल से बताएंगे कि किस किस विषय को रखकर आप सफलता पा सकते हैं। तो कुछ मुख्य विषय इस प्रकार से हैं
एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं। मानव विज्ञान है यानी एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास है यानी हिस्ट्री, भूगोल है यानी ज्योग्राफी, हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसके बाद लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर श्रम एवं समाज कल्याण यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इसको शॉर्ट में LSW भी बोलते हैं, और फिर राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये 7 सब्जेक्ट हैं और इसके अतिरिक्त 1-2 सब्जेक्ट और हैं, जैसे समाजशास्त्र है, मैथिली भाषा एवं साहित्य है। तो इन सब सब्जेक्ट को रखकर आप सफलता पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी विषय को रखने में इसमें सबसे बड़ी फायदा यह है कि इस विषय में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। इस पर हमारा एक अलग से वीडियो भी है कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट क्यों रखना चाहिए और क्यों इसकी सक्सेस रेट सबसे अधिक होती है, चाहे UPSC हो या BPSC हो। तो उस वीडियो का भी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा उसको। तो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस भी छोटा है, प्रश्न में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया जाता है और समय प्रबंधन के अनुसार इसकी तैयारी की जा सकती है। 4-5 महीनों में इसकी तैयारी हो सकती है। और जो 6 प्रश्न है यानी आधे घंटे में 1 प्रश्न लिखने की जो बाध्यता है, तो उसको भी यहां हम फुलफिल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम मानव समाज के बारे में पढ़ते हैं, अपनी ही कहानी पढ़ते हैं, इसलिए हमें यहां पर कोई डाउट्स नहीं रह जाता है और चीज़ों को हम आसानी से समझ जाते हैं। काफ़ी आनंददायक विषय है, रुचिकर है और बोधगम्य भी है। दूसरे नंबर पर इतिहास। अब चूंकि इतिहास एक ऐसा क्षेत्र है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, अगर आपको इतिहास की समझ नहीं है तो ना तो आप PT पास कर पाएंगे और ना ही मेंस पास कर पाएंगे। यानी कंपटीशन का जो बैकबोन है वो इतिहास है। तो कंपटीशन को पास करने के लिए हर विद्यार्थी इतिहास पढ़ता है और इतिहास जब पढ़ ही रहे हैं और अगर इतिहास को हम ऑप्शनल के रूप में भी रख लेते हैं तो तैयारी का जो स्पीड है वो और दुगना हो जाता है। परंतु इसमें दिक्कत यह है कि थोड़ा हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है और नॉन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी आनंददायक विषय है और आप अगर इतिहास को पढ़ते हैं तो आपके नॉलेज में जो इजाफा होगा उसकी आप तुलना कहीं नहीं कर सकते हैं और इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। पिछले 2-3 वर्षों से अगर देखा जाए तो इतिहास काफ़ी स्कोरिंग वाला पेपर रहा है और इतिहास की पाठ्य पुस्तकें, सामग्री, मार्गदर्शन आसानी से सर्वत्र उपलब्ध है। तो इस विषय को रखा जा सकता है। तीसरे विषय के रूप में हमने भूगोल को रखा है। भूगोल हालांकि साइंटिफिक विषय है, इसको समझने के लिए आपको टीचर या कोचिंग का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। अगर आपका भूगोल स्नातक या इंटर स्तरीय लेवल पर विषय नहीं रहा है तो इसमें आपको टीचर से पढ़ना पड़ेगा या इसके लिए आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। परंतु एक बार यदि भूगोल के सारे टर्म को अच्छा से समझ गए तो फिर प्रश्न लिखने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच वाला पेपर है और इसमें याद करने का भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉइंट वाइज लिखना है सारा चीज़। और चूंकि भौगोलिक दशाओं को हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और इतिहास के बाद अगर देखें तो ज्ञान का जो खजाना होता है भूगोल में ही है, तो भूगोल भी सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इस कारण से भूगोल भी BPSC में काफ़ी स्कोरिंग पेपर है और पिछले 2-3 सेशन को देखा जाए तो भूगोल से बहुत सारे विद्यार्थियों ने सफलता पाया है और अपना ऑफिसर बनने का सपना साकार किया है। तो तीसरे नंबर पर भूगोल रख सकते हैं। चौथे नंबर पर हमने रखा है हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा साहित्य को अगर देखा जाए तो चूंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है इसे, और हमारी चूंकि मदर टंग भी हिंदी है तो हिंदी में हमें पढ़ने लिखने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होता है। और कथा कहानी तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। तो उन्हीं सब का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है जिसमें हम गोदान पढ़ते हैं, प्रेमचंद का, कबीर का, सूर का, ये सब दोहे पढ़ते हैं, उसका भावार्थ निकालते हैं,
तो यह भी काफ़ी आनंददायक सब्जेक्ट है। चूंकि हिंदी है तो हिंदी को भी देखा जाए तो बीपीएससी में काफ़ी स्कोरिंग है, और तमाम सारे जो हिंदी भाषी वाले जो विद्यार्थी हैं जिनको यूपीएससी में एक पेपर रखना होता है हिंदी मीडियम से, तो वो लोग हिंदी भाषा साहित्य को चुनते हैं, या तो फिर इतिहास को चुनते हैं या फिर मैथिली चुनते हैं, और अधिक ऑप्शन तो उसके पास बच नहीं जाता है। इसलिए हिंदी का भी काफ़ी जोर है। और यहाँ भी देखें तो हमारे कई मित्रों ने हिंदी साहित्य को रखकर एक अच्छा रैंक हासिल किया बीपीएससी में। क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि चीज़ों को व्याख्या करना होता है, और कोई भी कविता का वहाँ दिया हुआ है अगर उसको समझते हैं तो उसको आप अपनी भाषा में अच्छी ढंग से लिख सकते हैं। और काफ़ी, हाँ, लेकिन इसमें एक समस्या है कि इसमें भी आपको मटेरियल और नोट्स जो है वो जुगाड़ करना पड़ेगा, किन्हीं से पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाके इस विषय में पार लगेगा। परंतु काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी पर आपकी पकड़ हो गई तो आप अच्छा इसमें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और चूंकि प्रशासन के क्षेत्र में जा रहे हैं, सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, तो लोक प्रशासन की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और फर्दर लोक सेवक बनने के बाद भी आपको लोक प्रशासन की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो अगर पहले ही कुछ हम जान जाएं तो और अच्छा रहेगा। तो लोक प्रशासन में जो पहला पेपर होता है उसमें कुछ मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जो थोड़ा सा समझने के लिए उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। परंतु अगर सेकेंड पार्ट को देखें तो वो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन पॉलिटिक्स है। तो सेकेंड पेपर तो ऐसे ही आप जीएस की जो तैयारी करते हैं तो जीएस में सेकेंड पेपर का तैयारी ऑलरेडी हो ही जाता है, केवल फर्स्ट पेपर को यहाँ करना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा भाग आपको जीएस से ही कवर हो जाएगा। तो यह भी एक अच्छा ऑप्शनल है, और इसमें नंबर भी अच्छा आता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें सफलता पाया। हाल फिलहाल में इस विषय का क्रेज भी बढ़ा है, यूपीएससी में भी इसका अच्छा चलन है। उसके बाद आप आ जाइए एलएसडब्ल्यू। एलएसडब्ल्यू को हम 6ठे नंबर में रखे हैं, इसलिए कि एलएसडब्ल्यू जितने भी विद्यार्थी बीपीएससी में फॉर्म भरते हैं 50% लगभग एलएसडब्ल्यू को ही रख लेते हैं। तो अधिक लोग इस विषय को रख रहे हैं, सफलता तो अधिक होगा ही होगा, परंतु रेशियो अगर देखें तो उसके मुकाबले थोड़ा कम है। तो एलएसडब्ल्यू वैसे विद्यार्थी रख सकते हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है, वो बीटेक करके आए हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिग्री है, या कुछ ऐसा डिग्री है जिसका कि ऑप्शनल विषय में नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या होता है कि छोटा सिलेबस वाला एक सब्जेक्ट है एलएसडब्ल्यू, उसको रख सकते हैं। और एलएसडब्ल्यू रखकर भी कम मेहनत में, कम समय में तैयारी करके बहुत सारे लोग ऑफिसर बने हैं। परंतु इसमें समस्या दो चीज़ है। एक तो है कि इसे याद करना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट पर है। जो भी लेबर लॉज हैं, श्रम कानून है, तो उनके एक्ट और प्रावधान को आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा कि इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो लंबा लंबा होता है। लंबे प्रश्न को कैसे जो है 3 घंटा में कैसे 6 प्रश्न को आप लिखेंगे, तो यह भी बहुत बड़ी मायने रखती है। अब बाकी विषय ठीक ठाक है, इसको रखकर। और सबसे बड़ी बात है कि एलएसडब्ल्यू की तैयारी आप बिना कोचिंग का भी कर सकते हैं। अगर बढ़िया सा 1-2 राइटर का किताब ले लिया जाए और खुद से नोट्स और सिनेप्सिस बनाया जाए तो बिना कोचिंग का इसका तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर में मैंने रखा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इस विषय को लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। परंतु हम देखते हैं कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ाई किया है तो ग्रेजुएशन लेवल पर एक पेपर जरूर पॉलिटिकल साइंस रहता है। मेरा भी एक पेपर पॉलिटिकल साइंस रहा था, या फिर बहुत सारे लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी होता है। इसकी समझ तो होनी ही चाहिए। और इस विषय को जिन्होंने भी रखा है और इस विषय में जिसकी गहरी पैठ था, इस विषय ने कभी निराश नहीं किया है। काफी अच्छा नंबर इसमें प्राप्त हुआ है। बस केवल इसमें कठिनाई यही है कि एक तो पॉलिटिकल थ्योरीज को समझना है, वाली बात है, और दूसरा इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी जुड़ा हुआ है। तो चूंकि हम जीएस पेपर में करंट अफेयर्स में हम इंटरनेशनल रिलेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो ऐसे में एक भाग की तैयारी आपको उधर से ही हो जा रही है। या फिर अगर इंटरनेशनल रिलेशन इधर पढ़ते हैं तो आपको जीएस में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब बाकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, इन सबको अगर बढ़िया बना लिया जाए तो पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नंबर उठाया जा सकता है। और बल्कि अन्य विषयों को देखें तो उससे भी कहीं ज़्यादा नंबर उठाया जा सकता है।
परंतु पॉलिटिकल साइंस विषय अगर रखना चाहते हैं तो वही विद्यार्थी रखें जिनका कि ग्रेजुएशन लेवल पर एक पेपर पॉलिटिकल साइंस था, या फिर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी अच्छी पकड़ है, उनको रखें। तो ये कुल मिला के 7 सब्जेक्ट जो मैंने यहां दिखाया, इस 7 सब्जेक्ट में से आप जो हमारे 7 पैरामीटर्स थे, 7 पैरामीटर्स, 7 पैरामीटर्स, 7 सब्जेक्ट, इन दोनों को विश्लेषण कीजिए और खुद से निर्णय लीजिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना है। इसके अतिरिक्त और 1-2 विषय हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि मैथिली भाषा एवं साहित्य है, उसके बाद समाजशास्त्र है, कुछ लोग अर्थशास्त्र भी रखते हैं, अर्थशास्त्र, परंतु जो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं तो वो अगर अर्थशास्त्र रखें तो उनके लिए बेटर होता है, दूसरे लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझने में ही कठिन हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ऑप्शनल का इन तथ्यों के सहारे अपना चुनाव कर सकते हैं। और यहां एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर यह है कि अगर फुल प्रूफ योजना के साथ एक बेहतर रणनीति और बेहतर रोडमैप के साथ आपने सब्जेक्ट का चयन कर लिया, सारे तथ्यों पर विचार कर लिया, अपने आप को खुद को तौल लिया, सब्जेक्ट रख लिया, लेकिन पहली बार में सफलता नहीं मिली, तो दूसरी बार लोग आपको सलाह देने लगेंगे बिना मांगे कि ऑप्शनल बदल लो। ये नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है जिस ऑप्शनल को आप रखने जा रहे हो अगला साल उसी का किस्मत खराब हो जाए। इसलिए क्या है, एक यहां पर डिस्क्लेमर भी हमने दिया है कि वैकल्पिक विषय को बार बार बदलना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वैकल्पिक विषय को तभी बदलना चाहिए जब आप गलती से किसी ऐसे सब्जेक्ट को रख लिए थे जिसको रखने के बाद आपको पता चला कि ये हमको नहीं रखना चाहिए था, तब आप अगले साल बदल लें। परंतु यदि आप सारे तथ्यों को ध्यान में रख के उसका जो हमने 7 पैरामीटर्स बताया उसको, उन तथ्यों को ध्यान में रखकर आपने सिलेबस को देखा, समझा और उसके बाद रखा, तो फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट बदलने का कोई तुक नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है जो अफवाहें आप सुनते होंगे कि फलाना ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी, परंतु किस सब्जेक्ट की हम तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस तरह से मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इस क्लास से काफी लाभ हुआ होगा, और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपके मन में किसी प्रकार का सवाल रहा होगा या फिर भ्रम के जो बादल रहे होंगे वो निश्चित तौर पर छंटा होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आपको सही राह बताने के लिए उपलब्ध रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।